एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक, जब उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, गिरफ्तार करके जब उनको कठुआ जेल पहुंचाया गया, तो तवक्का और उम्मीद तो ये थी कि बाकी तमाम राजनीतिक दलों के नेता सड़कों पर उतर आएंगे और उपराज्यपाल से ये मांग करेंगे कि महराज मलिक पर लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट वापस लिया जाए। महराज मलिक के जो सपोर्टर हैं उनको ये तवक्का थी कि शायद जो चुनी हुई जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार है वो अपनी एक कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें वो भर्त्सना करेगी इस बात की कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ था। वो लोग ये सोच रहे थे कि चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करेंगे, इस कानून को ख़त्म कर देंगे, तो डोडा ईस्ट के लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि शायद इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक चुने हुए नुमाइंदे पर लगने का असर चुनी हुई सरकार के ऊपर यह होगा कि वो फौरन एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे और आने वाले असेंबली सत्र में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के कानून को रिवोक करने के लिए बिल ले आएंगे। पब्लिक कंजम्पशन के लिए ही सही, प्लेइंग टू द गैलरीज, यानी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही सही कि हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक करने के लिए गंभीर हैं, वो कानून आ जाएगा और एक संदेश चला जाएगा कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे महराज मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को गलत मानते हैं। लेकिन ना ही चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने महराज मलिक को लेकर कोई रेजोल्यूशन पास किया, ना ही चुने हुए नुमाइंदों ने, ख़ास तौर पर वो नुमाइंदे जिन्हें उर्दू की फ़िक्र है, वो नुमाइंदे जो जेल में जो आतंकी या आतंकियों के मददगार कैदोबंद में हैं, जिनको उनकी फ़िक्र है, अलगाववादियों की फ़िक्र है, अलगाववादी नेताओं की सेहत की फ़िक्र है, अलगाववादी नेताओं के सोने और जागने की फ़िक्र है। जम्मू कश्मीर की आम जनता ये तवक्का कर रही थी कि चूंकि ये अलगाववादियों के लिए इतने ज़्यादा गंभीर हैं, अलगाववादियों के लिए इनका दिल पसीजता है, महराज मलिक के लिए ये लोग ज़ोरदार तरीके से जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करेंगे। केवल ये नहीं कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी की, केवल ये नहीं कि बाहर निकले और सोशल मीडिया के अलग अलग पोर्टलों के ऊपर बयान दे दिया और कहा कि हम यूँ कर देंगे और हम फूँ कर देंगे। केवल इतना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली ये करेंगे कि इस गरीब बाप के बच्चे को आज़ाद कराने के लिए, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी ज़ुबान है, इस गरीब बाप के बच्चे को, इस एमएलए डोडा ईस्ट को आज़ाद कराने के लिए ये अपनी जमातों से वकीलों को कहेंगे कि आप महराज मलिक की वकालत कीजिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये कि महराज मलिक को एक लीगल टीम तैयार करनी पड़ी, उसमें वकील हजरात थे, उन लोगों ने बाज़ाब्ता कोर्ट में इस केस को लड़ा और लड़ने के बाद जब वो कन्विंस किया उन्होंने अदालत को, तो अदालत ने महराज मलिक के हक़ में फ़ैसला सुनाया और महराज मलिक की रिहाई हुई, उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट कॉश हो गया। ठीक है जी। तो मतलब ये कि किसी का कोई एहसान एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के ऊपर नहीं। तो मुझे हैरत हुई जब एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक बाहर आए तो कई लोग उनके घर गए उनको बधाई देने के लिए, उनको गले लगाने के लिए। इसकी क्या ज़रूरत है? समझा जा सकता है ये गले लगाना, ये तस्वीरें खिंचवाना, इसका मकसद सिर्फ ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर तमाम उनके अपने चाहने वालों को पता चल जाए कि जब महराज मलिक की रिहाई हुई तो नेताजी भी गए थे, नेताजी ने भी जाकर हाज़िरी दे दी और अपने लोगों को कहा, देखो जी मैं महराज मलिक के साथ खड़ा हूँ। यानी प्रैक्टिकली जो आपको करना था वह आपने किया नहीं। आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई रेजोल्यूशन पास करके लगाए गए पीएसए की कोई भर्त्सना नहीं की, लेकिन आपने किया क्या कि सोशल मीडिया की कंजम्पशन के लिए अपने रुफ़का के कहने के ऊपर
आप पहुंच गए महराज मलिक के घर और खिंचवा ली फोटो। तो पहला सबक एमएलए डोडा इसके लिए यह है कि वो जिस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में महराज मलिक को लेकर जो गनगरज होनी चाहिए थी वो सुनने को नहीं मिली। इसका मतलब ये कि आप तने तनहा हैं। सोचना होगा एमएलए डोडाइस्ट महराज मलिक को कि वो तने तनहा क्यों हैं। नंबर 2, आपने सुना होगा उनकी रिहाई के बाद भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो बड़ी गलत जुबान का इस्तेमाल एमएलए डोडाइस्ट महराज मलिक करते थे, उनको संयम रखना चाहिए। सबक वो दे रहे थे जिनकी खुद की जुबान कैसी है वो सारी दुनिया जानती है। मतलब समझाए वो जिसकी खुद की जुबान शाइस्ता हो, जो खुद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का सम्मान करता हो, जो जिस वक्त बयानबाजी करता हो, कटाक्ष करते वक्त भी, शब्दों का प्रयोग करते वक्त भी संयम से काम लेता हो, जिसके खुद के शब्द कटीले वाणों से ज्यादा तेज हों। जब वो व्यक्ति महराज मलिक की शब्दावली पर सवाल खड़े करे तो आप अचरज में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। यानी आप जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा भी संवैधानिक नहीं है, वो भाषा भी आम जनमानस के बीच में जो बातचीत होती है उस मयार से काफ़ी नीचे की भाषा है। लेकिन आप महराज मलिक को समझा रहे हैं भैया अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखो, या आप अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो, आप संयम रखो। क्यों? महराज मलिक को ही समझाने की जरूरत क्यों है? जिस तरह की भाषा असेंबली के अंदर, सदन के अंदर बोली गई, क्या वो भाषा शोभा देती है अलग उन लेजिस्लेटर्स को जो भाषा बोल रहे थे? क्या बोला जाना चाहिए था? आप रिश्तेदार हैं लेकिन आप सदन के बाहर हैं, सदन के अंदर 2 मेंबर हैं आप, ऑनरेबल। घर की लड़ाई अब सदन के अंदर ले आए, क्या ये करना चाहिए? क्या ये शोभा देता है? तो दूसरी बात ये कि जहां तक शब्दों के चयन का ताल्लुक है, राजनेता को अपनी जनता के लिए और अपने जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो भाषा असंवैधानिक न हो, जो भाषा आम जनमानस की जो मर्यादाएं हैं उनको न फलांती हो, जो भाषा मन को जीतने वाली और मन को हर लेने वाली भाषा हो। और आप सभी धर्मों की किताबें उठा के देख लीजिए, शब्दों के प्रयोग को लेकर अलग अलग धर्मों में क्या क्या वाक्य लिखे गए हैं कि शब्द कैसे कटीले वाण होते हैं और शब्द कैसे लोगों का मन मोह लेने का काम करते हैं। तो आप धार्मिक ग्रंथों की सुने या अपने मन की सुने, शब्दों का चयन एक राजनेता को यह सोचकर करना चाहिए कि वो कितनी गरीब और कमजोर आवाम का नुमाइंदा है, और उस गरीब और कमजोर आवाम को उसके दुख तकलीफ को कम करने के लिए हर उस शब्द का प्रयोग किया जाए, हर उस हरबे का इस्तेमाल किया जाए जिससे उन लोगों का दुख दर्द और तकलीफ कम होता हो। ये बात भी महराज मलिक को समझनी होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि महराज मलिक के जेल जाते ही सबने गिनती करनी शुरू कर ली थी कि भाई अगर पीएसए कंफर्म हो गया तो क्या महराज मलिक को असेंबली से निकाल दिया जाएगा? क्या वो एमएलए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और अगर चुनाव की परिस्थिति बनती है तो किस दल से कौन सा उम्मीदवार होगा? चर्चाएं भी इस पर शुरू हो गई थी। केवल कांग्रेस के नेता अब्दुल मजीद वानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले, खुद उन्होंने बयान दिया है कि भाई मैं उपराज्यपाल से मिला और मैंने कहा कि एमएलए डोडाइस महराज मलिक पर जो कार्रवाई की गई है उसको विड्रॉ किया जाए। ये उन्होंने खुद कहा। अब इसमें सत्य कितना है ये एमएलए डोडाइस महराज मलिक जानते हैं, अब्दुल मजीद वानी जानते हैं, उपराज्यपाल जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये इसको विड्रॉ किया जाए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो उनके ऊपर लगाया गया है। किसी और ने कहा, कोई और शिष्टमंडल गया उपराज्यपाल से मिलने के लिए? कोई नहीं गया। कोई कोशिश नहीं की गई
कि इस मामले का निपटारा कोर्ट में जाने से पहले हो जाए, क्यों नहीं की गई? सबके मुंह से आपने सुना होगा महराज मलिक की भाषा ठीक नहीं, महराज मलिक की भाषा ठीक नहीं, सबके मुंह से आपने सुना होगा। लेकिन क्या किसी के मुंह से आपने ये सुना? चलिए कोई बात नहीं, अगर भाषा ठीक नहीं है, मनमुटाव अगर है, अगर कोई लड़ाई भिड़ाई हुई, आइए बीच में पढ़ के इनका मामला हल करा देते हैं। ये चुने हुए नुमाइंदे हैं। 8 महीना एक गरीब और कमज़ोर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जेल में रहा। 8 महीने के बाद जब वो वापस आया है, सोचिए 8 महीने के इस लंबे चौड़े कालखंड में कितना काम था आम आदमी का, जो एमएलए डोडाइस महराज मलिक को करना था। वो सारा काम रुक गया, आपके वादे इरादे वहीं के वहीं रह गए और आपके पॉलिटिकल कैरियर में से 8 महीने माइनस हो गए। अब आपके पॉलिटिकल कैरियर में बचे हैं 4 साल और 2 महीने, और उन 4 साल 2 महीनों में से भी 1 साल आपका खत्म हो चुका है, तो 3 साल 2 महीने बचे हैं आपके पास, और आपने वादे दुनिया भर के किए हैं आम जनता के साथ। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि गरीब और कमजोर इलाके का नेता जब गिरफ्तार हुआ, जब उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, तो वो वावेला और वो शोर सुनने को नहीं मिला जो वावेला और जो शोर सुनने को मिलता अगर ये एमएलए घाटी का होता, अगर ये एमएलए किसी और जगह का होता, किसी ताकतवर राजनीतिक दल का होता, हंगामा हो जाता। घाटी का होता तो यकीन जानिए वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आती, तमाम घाटी के पत्रकार मिलकर खबर लिखते वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए और कह देते कि जनाब बहुत बड़ा जुल्म सितम हुआ है। लेकिन एक गरीब और कमजोर इलाके का एक एमएलए पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जब बंद हुआ, न राजनेता उसके साथ, ना सत्ताधारी दल उसके साथ, और ना वो लोग उसके साथ जो लोग सुबह शाम महराज मलिक ये कर रहा है, महराज मलिक वो कर रहा है, ये कहानी गाया करते थे। तो बात समझ में ये आई कि एमएलए डोडाइस महराज मलिक ने ये सारी चीजों का आकलन कर लिया होगा, और बाहर आने के बाद ये बोलने की भी जरूरत नहीं कि जी सारा सोशल मीडिया तो टीआरपी पे चलता है, कहानी सारी टीआरपी की है। कहानी टीआरपी की नहीं है। कहानी ये है कि आप राजनेता, आप केवल डोडा ईस्ट के लोगों के नुमाइंदा नहीं, पूरे जिला डोडा के नुमाइंदा है। आप गरीब और कमजोर इलाके के नुमाइंदे, आप उस इलाके के नुमाइंदे हैं जहां आज भी साफ पानी लोगों को नहीं मिलता। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां 20,000 वाट से ज्यादा बिजली का पोटेंशियल है। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां मेडिकल कॉलेज है मगर फैकल्टी नहीं है। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां आज भी सड़कों पर मौत नाचती है। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां आज भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर की जब पोस्टिंग होती है वो नहीं जाता। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां एमबीबीएस डॉक्टर की बजाय बीडीएस डॉक्टर को बीएमओ बनाकर भेजा जाता है क्योंकि एमबीबीएस जाने के लिए तैयार नहीं, वो अपना ट्रांसफर ऑर्डर मॉडिफाई करा के वापस आ जाता है। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां जम्मू यूनिवर्सिटी ने 2 कैंपस खोलने की बात की थी, एक भद्रवाह में, एक डोडा में। एक ही कैंपस खुला है और उस कैंपस में भी अलग अलग सब्जेक्टों का हाल क्या है मालूम करिएगा। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह में है, जाके उसकी हालत देखिए क्या है। जरा कभी उसकी इमरजेंसी में जाइए और देखिए कि हालत क्या है। हालांकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन जिला तो आपका है। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां आज भी गांव देहात की तरफ जो बसें और मेटाडोरें जाती हैं, उनका हाल क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप उस इलाके के नुमाइंदा हैं जहां दुनिया भर के प्रोजेक्ट आए, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी जमीन पर आती है तो गंभीरता और सीरियसनेस जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। तो जो आदमी इतने गरीब इलाके का नुमाइंदा हो और जिस नेता के इलाके से जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का पहला मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद जैसा कदावर शख्स आया हो, उसे इतिहास से सबक लेना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू संभाग से बनाए जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे
लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल के बाद जब बवाल कटना शुरू हुआ तो नारे लगे, नबथो तापस जमीन नियस वापस। और मैं इसको और खोल के इसलिए बयान नहीं करना चाहता हूं क्योंकि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाता है, गुजर बकरवाल समुदाय को, उसके साथ गुलाम नबी आज़ाद को जोड़ा गया और उसके बाद से लेकर आज तक दोबारा कभी जम्मू संभाग का कोई आदमी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो तने तनहा आपका पहला कर्तव्य यह है कि जिस इलाके के आप नुमाइंदा हैं वो इलाका ठीक आज से 2 साल के बाद जब कोई उस इलाके में आए तो वो सवाल पूछे, ये कमाल किस लेजिस्लेटर का है, ये कमाल किस एमएलए का है, ये शक्ल ये सूरत किसने तब्दील की है। और ये कमाल करना कोई मुश्किल नहीं, नौजवान आदमी हैं, हौसला है, हिम्मत है और बस जुबान कलम और संयम रखने की ज़रूरत है ताकि वो परिवर्तन इस इलाके में आए जिस परिवर्तन का ख्वाब मैं और आप हम सब देखते हैं। इस इलाके की बड़ी परेशानियां हैं। पहली बार ऐसा है कि इस इलाके से लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा, राज्यसभा के सांसद सजाद किचलू, इस इलाके से शगुन परिहार, इस इलाके से प्यारेलाल शर्मा, इस इलाके से भद्रवाह के एमएलए दलीप परिहार, शक्तिराज परिहार, इन तमाम एमएलएज की ये जिम्मेदारी बनती है कि महराज मलिक के साथ मिलकर अपनी पार्टी एफिलिएशंस को किनारे पर रख के इस ज़िले को मॉडल ज़िला, इस पूरे इलाके को मॉडल इलाका बनाने की कोशिश शुरू करें, कवायद शुरू करें ताकि ये इलाका मिसाली बने और लोग मिसाल दे सकें कि साल 2005 में जिसको सेकंड मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा गया, वो साल 2029 में देश का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ज़िला बन गया। ये है वो काम जो एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को करना चाहिए। बाकी वो तमाम कथाएं, वो तमाम सबक मुझे लगता है उन्होंने अपने 8 महीने के कालखंड में पढ़ लिए होंगे कि जब वो भद्रवाह से डोडा गए तो उसके बाद लेजिस्लेटर हो, सरकार हो, कोई भी हो, उन्होंने महराज मलिक को कितना याद किया।